ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 14 है। टॉपिक मैंने जो आपका स्टार्ट किया था वो ट्रबल शूटिंग था। कल मैंने काफ़ी सारी ट्रबल शूटिंग आपको पढ़ा दी थी। आज उसमें एक आखिरी प्रैक्टिकल अभी भी पेंडिंग था। आज जो प्रैक्टिकल बताऊंगा वो होगा ग्रब। मैंने कल आपको बताया था ना कि एक आपका ग्रब की फाइल होती है और जी उसी से आपका ओवस स्टार्ट होता है। तो ग्रब कैसे करप्ट होता है और कैसे फिर वो सही होगा, ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं इधर आऊँ, एक मिनट। आप सबको पता है कि ग्रब की फाइल आपकी सीडी बूट के अंदर होती है। और क्या क्या फोल्डर होता है? grub2। इसके अंदर कौन कौन सी फाइल थी आपकी? grub.cfg। ये वाली फाइल होती है ना। इधर मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। आप देख सकते हो सीडी बूट के अंदर मेरा एक फ़ोल्डर है grub2। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो grub.cfg। सवाल आता है कि rm स्पेस -f और grub.cfg, ये हमने ऐसे टाइप किया। आप देख सकते हैं ये फाइल आपकी आ गई। अब अगर मैंने इसको किया रीस्टार्ट, अगर इसको ग्रब की फाइल ही नहीं मिलेगी तो फिर तो हमारा ओवस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अभी एक प्रॉब्लम आएगी, लेट्स सी। तो कल को अगर आप ऑफिस में हो, अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हैं और अगर ग्रब में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कैसी इशू आएगा वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। और ये कैसे सही होगा मैं ज़रा उस पर भी आ जाता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, rm स्पेस -f, जो फाइल थी हमारी grub.cfg, इस वाली फाइल में अगर कुछ भी होता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल आता है कि ये कैसे सही होगा। तो सही होने के लिए मैंने आपको बताया था गो टू बायोस, जो कि मैं कल भी गया था, एंड स्टार्ट फ्रॉम ओवस इमेज, है ना। ओवस इमेज, आप ओवस इमेज से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको वही ट्रबल शूटिंग ऑप्शन में आना पड़ेगा। ट्रबल शूटिंग ऑप्शन में आप आ जाएंगे। फिर एक मिनट ज़रा देख लेते हैं कि आ गया क्या। अभी नहीं आया। फिर अगला होगा सर अगर रीस्टार्ट। पेन ड्राइव लगी होगी सर तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पे? तो उसमें भी वही काम होगा। अगर वो आपके पीडी में अटैच है तो आपके जो आपका बायोस है उसमें पीडी आपका फर्स्ट होना चाहिए, बस चीज़ वही रहेगी। तो रेसिड्यूज, पीडी के अंदर जो बूटिंग फाइल होगी वहां से उठा लेगा वो। हाँ उधर से हो जाएगा स्टार्ट। इसके बाद में प्रेस 1। ये काम तो मैंने कल भी किया था। ch रूट, और मैंने क्या कहा, mnt के अंदर sys इमेज, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या कहा था, इसके बाद जो कमांड चलेगी वो चलेगी grub2-mk config। ये कमांड होती है ग्रब की फ़ाइल को फिर से क्रिएट करने की। और ये रहा आपका स्मॉल ओ। और आपने क्या कहा कि देखिए बूट फोल्डर के अंदर grub2 के अंदर एक फ़ाइल आ जाए, क्या नाम होगा, grub.cfg। और बस। और इसके बाद में आपने सबको अपडेट किया तो touch/.auto-relabel, ऑटो रिलेबल, ठीक है। और इसके बाद एग्ज़िट, और बस हो गया। चलिए दिखा देता हूँ प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये देख लीजिए प्रॉब्लम। सर्वर आपने अपना स्टार्ट किया और आपके सामने अगर ये ऐसे आ रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर लेना कि आपका कुछ ग्रब का इशू है। मैंने आपको बताया कि पहले तो आपने इसको ऐसे बंद किया, पावर ऑफ किया, फिर आपने इसको ऐसे स्टार्ट किया, ये रहा। और फिर आपको इसके बायोस में आना पड़ेगा। और वो हम लोग कहाँ से आते हैं, इधर से। इसकी ओवस की इमेज से मुझे स्टार्ट होना पड़ेगा।
अभी ज़रा ये एक बार स्टार्ट हो जाए, तब तक के लिए मैंने वीडियो पॉज किया। फाइन गाइस, आप देख सकते हो आपको अपने बूट ऑप्शन पे आना होता है। बूट ऑप्शन पे आना पड़ेगा हमें। ठीक है, CD रोम जो मैंने आपको बताया था इधर आपने शिफ्ट प्लस प्लस किया, एग्जिट किया, और एग्जिट सेविंग चेंजेस। अब ये आपका ओवर्स की इमेज से स्टार्ट हो जाएगा और वही स्टेप मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। प्लीज़ वेट। मैंने कहा सेव, और यहाँ पर ज़रा ये एक बार हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपको ट्रबल शूटिंग में आना पड़ता है, फिर आप इधर आ जाओ और यहाँ पे आपका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक ही लिंक है हमारे यहाँ। हाँ सर, वो कर सकते हैं, हम रिपीट कर हाँ सकते हाँ हैं, सर, जो हाँ हम हाँ, हमारे लिए तो न्यू न्यू है। क्या अच्छी बात है। हमने तो आपको फर्स्ट क्लास में ही कहा था और ये सब हमारा स्टार्टिंग से ही होता है। चलिए जी, सर उसमें इधर आ कितनी क्लास हो गई है सर, उसमें जो नया बैच है लिरिक्स का? उसमें अभी आपका स्टार्टिंग भी हुआ है, अभी उसमें आपका अच्छा, बेसिक 85 कमांड ही कमांड है। ही चल हाँ रहा हाँ हाँ, बेसिक कमांड ही चल रही है। है। जी ओके फाइन गाइस, सर, मैंने वीडियो आपको स्टार्ट कर लेना सर वहां से, नहीं तो क्या वॉइस आना चीज़ बंद हो जाए। वॉइस चालू कर लेना सर, नहीं वॉइस नहीं आती है। हो गई चालू, मैंने कर थैंक दिया यू। रिकॉर्डिंग। ठीक है, MNT के अंदर सिस इमेज में आप आ जाओ। ठीक है जी, सिस इमेज में आ गए। अब आप खुद देखो कि आपका क्या CD बूट के अंदर, ग्रब के अंदर जब आप आए तो क्या इसमें आपकी grub.cfg की वाली फाइल है? क्या नहीं है। तो अब मुझे उसे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए कमांड है आपकी grub2 -mk config, ठीक है, और -o। और मैंने आपसे क्या कहा कि हमें एक फाइल चाहिए बूट फोल्डर के अंदर, grub2 के अंदर grub.cfg। ठीक है, तो एक फ़ाइल क्रिएट होना अभी आपकी शुरू हो जाएगी, आप खुद देख सकते हैं। और बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने एक इसको अपडेट किया /.auto रिलेबल, ठीक है, और एग्ज़िट पे गए और एग्ज़िट पर गए। ठीक है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको ओवर से स्टार्ट होना होगा। तो प्लीज़ वेट एक सेकंड, जरा आप इसको देख सकते हैं। इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। और जी बस मैंने इसको चेंज किया। मैं इधर आया आपके बूट ऑप्शन पे, ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो ये आपका स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे जो पहले आपका ग्रब स्लैश करके जो इशू आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, ये जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपके अगले टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो ये मैंने आपको ट्रबल शूटिंग पढ़ाया कि आप जब कल को अपने प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट में होंगे तो आपके सामने कैसे कैसे इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आर्काइव एंड कंप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, आर्काइव और कंप्रेशन। इसका यूज़ अधिकतर कहाँ पर होता है? इसका यूज़ तब होगा जब आपका बैकअप होता है, आपके डेटा का बैकअप होता है, और वो हमारे ऑफिस में पर डे होता है। तो बैकअप और ये काम आपका ही होगा। तो जब भी आपका बैकअप पर होगा तो उसमें होता क्या है कि फाइलें अलग अलग प्लेस पर होती हैं। आपने क्या किया कि सबसे पहले एग्जाम्पल, जरा मैं इधर आ जाता हूँ MS पेंट पे। एग्जाम्पल, ये आपका एक PC है, उसका डेटा अलग अलग प्लेस पर है, अलग अलग प्लेस पर। अब
पहला काम होता है कि जो भी डेटा मेरा अलग अलग प्लेस पर है उनको एक फोल्डर के अंदर सेव करना, पहली चीज़। तो ये मेरा डेटा था और इस डेटा को मैंने इसमें एक साथ किया। जब आप अलग अलग प्लेस के फोल्डर को एक फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करते हो, उसी चीज़ को मैंने क्या कहा, आर्काइव करना। आर्काइव का फोल्डर जब भी आपका ये होता है, आई कैन गिव एनी नेम, हमने कहा डेटा, लेकिन इसका एक्सटेंशन होता है टार। ये हमारी अलग अलग फाइल है, AA, BB और CC और ये DD, 4 फाइलें इसके अंदर सेव हो जाएंगी अब एक ही फोल्डर, और ये चारों फाइलें अलग अलग प्लेस पर थीं। आर्काइव शब्द का मतलब होता है जब आप अलग अलग प्लेस के डेटा को एक ही फोल्डर के अंदर सेव करते हो। लेकिन आप एक बात समझो, इसका साइज़ क्या है, 1 GB, इसका साइज़ क्या है, 1 GB, 1 GB और 1 GB। तो इस आर्काइव फोल्डर का टोटल साइज 111, ये 4 GB होगा। सिर्फ आपका डेटा एक प्लेस पर सेव हुआ है बस। अब आपने इसको कंप्रेस किया है, तो कंप्रेस वर्ड का मतलब होता है किसी भी टाइप के डेटा के साइज़ को रिड्यूस या कम करना। आप सबने विंडो में एक टूल पे काम किया होगा, विनरार का तो भी तो आपका सेम ही काम होता है, वही चीज़ इधर इनबिल्ड है। तो कंप्रेशन करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके कौन कौन से होते हैं जी? पहला होता है जी हमारा गन जिप, आप इसको जिप भी बोलते हैं या इसे फुल फॉर्म होता है गन जिप। दूसरा होता है बन जिप और तीसरा होता है XZ। 3 वे से आपका कंप्रेशन होगा। ये जब प्रैक्टिकल होंगे तब आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्काइव करना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्रेशन करना। तो चलिए जी प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्काइव। पहला वर्ड क्या था जी? आर्काइव। मैं लिख देता हूँ सेव डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस डेटा इन आ वन प्लेस, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या होगा जी? टार। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो टार का अपना एक फुल फॉर्म होता है टेप आर्काइव। टेप आर्काइव इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे ये 3 फाइल हैं, हमने कहा टच कमांड से आपकी ये 3 फाइलें हैं AA, BB, CC, और ये अभी आपके अलग अलग हैं। अब अगर आपको इनका आर्काइव करना है तो गाइस कमांड होती है टार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -CVF, ठीक है। और इसके बाद में मैंने जो आपसे बात की थी, यहाँ पर डेटा क्या होना चाहिए आपका? डेटा डॉट टार। आपने क्या कहा? डेटा डॉट टार, ठीक है। डेटा डॉट टार होगा और इधर फाइल कौन कौन सी है? तो मैंने कहा AA होगा, BB होगा और CC, 3 फाइलें होंगी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मेक आर्काइव। सर में CVF क्या है? अभी आते हैं ना उसके ऊपर भी। अब यहाँ पर ये CVF क्या चीज़ होती है? -C का मतलब होता है आपका क्रिएट, V का मतलब होता है आपका वर्बोस, कि अगर कुछ हो तो हमें ये दिखाई दे, वर्बोस। और F का मतलब होता है आपका फोर्सफुली। आ जाते हैं जी प्रैक्टिकल पे आते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा हमें। हम इधर आ जाते हैं। मैंने ये अभी आपका हो ही रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, मैं अपने सीधे अपने ओल्ड स्नैपशॉट पे आ जाता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, स्नैपशॉट का फ़ायदा। प्लीज़ वेट। ओके, आप देखिए मैंने इधर ये 3 फाइलें बना ली हैं। टच मैंने कहा AA, BB, CC, आप देख सकते हो 3 फाइलें मेरी आ गई। हाँ जी आ गई ना। अब मैंने बनाया इनका आर्काइव टार -CVF, और क्या नाम होगा? हमने कहा डेटा, लेकिन एक्सटेंशन टार होना चाहिए। और क्या क्या होगा? देखो जी LS किया, हो गया ना। अगर मुझे ये चेक करना है कि इसके अंदर क्या है,
बट ये आपका एक्सट्रैक्ट ना हो ऐसे ही, तो फिर कैसे होगा? सीधा डेटा एक्सक्यूज मी, सीधा डेटा विदाउट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ना हो और ये डेटा मुझे शो हो जाए, तो गाइस कमांड होती है TVF हाइफन TVF, और किसका नाम? हमने कहा डेटा डॉट टार, डेटा डॉट टार। इधर जो हाइफन टीर मैंने अलग से ऐड किया है, इसका मतलब होता है डेटा को आप दिखाओ, लिस्ट ऑफ डेटा, और VF तो आपको पता ही है। तो चलिए आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने कहा हाइफन टार हाइफन TVF, ओके, TVF और डेटा डॉट टार, ये देखो आप डेटा आ रहा है ना। 3 फाइलें हैं, कब ये हुई थी ऐड? इस टाइम पर हुई थी, ऑनर कौन है, ग्रुप कौन है, सब आपको शो हो रहा है। अब सवाल आता है कि ठीक है, इतनी बात तो हमें अंडरस्टैंड हो गई, अब मैंने क्या किया? अब हमारी एक चौथी फाइल है DD, मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली भी फाइल इसी में ऐड हो जाए, तो इसके लिए पहले आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर से आर्काइव करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या कहा? नहीं, ऐड द डेटा विदाउट एक्सट्रैक्ट, विदाउट एक्सट्रैक्ट किए ये डेटा मेरा ऐड हो जाए, तो क्या कमांड होती है जी? टार, और हाइफन R लगाओ, RVF, ठीक है। ये बताइए कि किस में ऐड होगा? मैंने कहा डेटा डॉट टार में आप एक फाइल है हमारी DD, आप इसको ऐड कर दो। अब इधर मैंने जो हाइफन R लगाया है, हाइफन R का मतलब होता है ऐड द डेटा, ऐड द डेटा। चलिए प्रूफ दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने कहा टच DD, आप खुद देख सकते हैं आपकी ये चौथी फाइल है। अब अभी इसमें सिर्फ ये 3 ही फाइल हैं। मैंने क्या कहा? टार हाइफन RVF, और मैंने कहा DD, और किस में ऐड हो जाए? मैंने कहा डेटा डॉट टार में। ऐड हुआ क्या? मुझे प्रूफ दिखाइए जरा, तो लीजिए प्रूफ। हाँ, अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया, मुझे क्या करना था? यहाँ पर ये पहले आना था और ये आपका बाद में आना था, हो गया। ये देखिए प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, आ गया ना, बात समझ में आ गई? तो आपका डेटा भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका आर्काइव है और अगर मुझे इसे एक्सट्रैक्ट करना है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सट्रैक्ट द डेटा, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कमांड होती है टार हाइफन XVF, एक्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे किसको एक्सट्रैक्ट करना है? मैंने कहा डेटा को, डेटा डॉट टार को। इधर हाइफन X का मतलब होता है जी एक्सट्रैक्ट। चलिए प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पर ये मेरा जो डेटा पहले से मुझे शो हो रहा है, मैंने सारा डेटा हटा दिया, AA, BB, CC और DD, ठीक है, ये मैंने ऐसे हटा दिया। आप खुद देखिए इधर अभी कुछ नहीं है। मैंने इसको जैसे ही कंप्रेस किया, टार हाइफन क्या था XVF, और किसको करना है? मैंने कहा डेटा डॉट टार को, डेटा डॉट टार, तो देख लीजिए हो गया क्या? प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, देखिए आया ना डेटा। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि नहीं, अब ये मेरा MNT के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो मैं लिख देता हूं एक्सट्रैक्ट इन अनदर प्लेस, एक्सट्रैक्ट अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर अगर ये प्लेस पर हो तो क्या कमांड होगी? टार हाइफन XVF, और किसको? मैंने कहा डेटा डॉट टार को आप एक्सट्रैक्ट करो, कहाँ पर? ये आपका कैपिटल C होता है कि कहाँ पर होगा, मतलब प्लेस क्या होगा? मैंने कहा MNT, इससे ये एक्सट्रैक्ट तो होगा लेकिन MNT के अंदर। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं कि क्या MNT के अंदर कुछ है, अभी कुछ नहीं है। अब मैंने क्या कमांड चलाई? मैंने वही वाली कमांड में आ रहा हूं, लेकिन मैंने हाइफन कैपिटल C लगाया, और क्या था? MNT, आप खुद देख सकते हो। प्रूफ दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्ट करना। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने अभी आपको सिर्फ इतना हिस्सा बताया है, अब मैं आपको कंप्रेस करना बताऊंगा। तो गाइज अब मैं अगले पार्ट पे आ जाता हूँ कि डेटा आपका कैसे कंप्रेस होगा, कंप्रेस, ठीक है। तो कंप्रेस करवाने के लिए क्या कमांड थी? मैंने आपको बताया था कि कंप्रेस करने के आपके पास 3 वे होते हैं। पहला होता है gzip, gzip का फुल फॉर्म होता है gunzip, और अगला होता है आपका bzip2,
इसका फुल फॉर्म होता है बनजिप 2 और एक्स जेड का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है, सिंपल एक्स जेड। चलिए जी, इतनी चीज़ मैंने आपको बताई। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इनका काम एक ही है क्या, हमने कहा हाँ। तो फिर अंतर क्या है इसमें? अंतर ये होगा कि इसमें कंप्रेशन की स्पीड बहुत फास्ट है, स्पीड तो फास्ट है, बट जो साइज होगा वो कम होगा, रेड्यूस साइज, साइज है ना। इसमें कंप्रेशन की स्पीड तो बहुत फास्ट होगी, लेकिन जो आपका डेटा होगा उसका साइज कम कंप्रेस होगा। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें कंप्रेशन की स्पीड एवरेज होगी, एवरेज है, और एंड साइज भी आपका एवरेज ही होगा। यहाँ पर आ जाते हैं एक्स जेड से। एक्स जेड में क्या होता है, कंप्रेशन की स्पीड तो स्लो होगी, कंप्रेशन स्पीड स्लो, बट साइज इसमें सबसे ज़्यादा कम होगा। बताता हूँ जी, पहले प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी जो हमारा आर्काइव फोल्डर है वो क्या है, डेटा डॉट टार, सही है ना। तो पहला मैं आ जाता हूँ आपका gzip पे। तो क्या कमांड होती है जी gzip के लिए, मैंने क्या कमांड चलाई, gzip, और किसको, डेटा डॉट टार, ठीक है, डेटा डॉट टार। और अगर आपको उसको डीकम्प्रेस करना होगा तो डीकम्प्रेस करने के लिए कमांड होती है gzip। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया ये ऐसे आ जाएगा, डेटा डॉट टार और डॉट gz। इस एक्सटेंशन से आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपका gzip का होता है। मैंने कहा gzip, और ये मेरा डीकम्प्रेस होगा, तो आप लगा दीजिए इधर -d, डेटा डॉट टार डॉट gz। इधर मैंने जो -d लगा रखा है ना, -d का मतलब होता है डीकम्प्रेस। प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये देखिए, ठीक है। इधर आ जाते हैं जी, और क्या कमांड थी, gzip, और क्या नाम है, डेटा डॉट टार, ठीक है। ये देखिए हुआ ना चेंज। कभी भी अगर ऐसा कोई फोल्डर हो और अगर आपको उसको डीकम्प्रेस करना है तो आप इधर डॉट gz, और इधर मैंने लगाया -d का मतलब होता है डीकम्प्रेस। देखिए प्रूफ हुआ ना सही। ऐसे ही अगर आप bzip 2 की बात अगर मैं आपसे करूं, bzip 2, तो bzip 2 के लिए क्या होता है, bzip 2, और क्या नाम है, डेटा डॉट टार। तो इसका एक्सटेंशन अब अभी चेंज हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन आपका हो जाएगा डेटा डॉट टार और डॉट bz2, ठीक है। और डीकम्प्रेस के लिए कमांड होती है bz2, यहाँ पर आपका ये bzip2 है ना, bzip2 और -d लगा दो, ठीक है, डेटा डॉट टार और इधर bz2, ठीक है। और अगर मैं xz की बात करूं तो xz के लिए आपने क्या कहा, xz, और क्या नाम था, डेटा डॉट टार, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे चेंज हो जाएगा, डेटा डॉट टार और xz। और अगर आपको उसको डीकम्प्रेस करना तो इधर कमांड थोड़ी अलग होगी, unxz हो जाएगा, -d हो जाएगा, डेटा डॉट टार डॉट xz हो जाएगा। चलिए प्रूफ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या कमांड थी हमारी, इसको मैंने चलाया bzip2 और किसको, डेटा डॉट टार को। तो देखिए क्या ये चेंज हुआ क्या, हाँ जी। और अगर मुझे इसे डीकम्प्रेस करना हो तो bzip2, ठीक है, -d, और -d के बाद में किसको मैंने कहा, डेटा डॉट टार, ये देखिए हुआ ना। अगर मैं xz से आऊँ तो xz से मैंने क्या कहा, डेटा डॉट टार, ये देखिए हुआ ना। और अगर मुझे इसे डीकम्प्रेस करना है तो unxz और डेटा डॉट टार, ये देखिए सारे हो गए ना।
ये मैंने अभी आपको अलग अलग बताया। मैंने आपको इतना बताया कि पहले आर्काइव कैसे होता है, फिर कंप्रेस कैसे होगा। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, अब हमारा एक फोल्डर है वो आर्काइव भी हो जाए और कंप्रेस भी हो जाए एक ही साथ। तो ये कैसे होगा, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं आर्काइव एंड कंप्रेशन। अब मैं इधर आपको प्रूफ भी करूंगा कि किसमें कितना साइज होता कम है। कंप्रेशन के लिए हाँ, हमेशा आर्काइव फाइल ही कंप्रेस होता है, कभी कोई आपका ऐसा फोल्डर कभी भी कंप्रेस नहीं होगा। आप सबको पता है कि आपका एक फोल्डर होता है etc। किसी फोल्डर का साइज कैसे शो होता है, क्या कमांड थी बताइए मुझे आप लोग हैं? du स्पेस -sh और etc में आ जाते हैं। देखो इसका साइज क्या है जी, 27 MB। मैंने सिर्फ एक आपका छोटा सा एग्जाम्पल उठाया, 27 MB। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कंप्रेस कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर ये आपका gzip से आपका, और ये आपका bzip2 होता है, एक तो आपका और एक xz, इनके लिए ना ऑप्शंस होते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ इससे, इसके लिए -z होता है, इसके लिए j होता है और इसके लिए J होगा। ये ऑप्शन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा gzip से। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये gzip से कंप्रेस हो जाए तो गाइस इसके लिए कमांड आपकी होती है tar -c, आपको पता ही है आपका। और इधर मैंने क्या लगाया, z क्यों लगाया, क्योंकि मैं gzip से काम कर रहा हूँ। z लगाया vf, अभी आता हूँ 5 मिनट में, अभी रुकाइए 5 मिनट रुकाइए, हाँ बस ठीक है। gz tar gz vf और आपका फोल्डर का नाम क्या होगा, हमने कहा aa tar, और मैंने आपको बताया था कि ये आपका gz होता है और फोल्डर का क्या नाम है etc फोल्डर आर्काइव भी हो जाए, कंप्रेस भी हो जाए, और यहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए जरा ए क्या है सर इसमें? आई कैन गिव द एनी नेम, ठीक है ना। ये जो आपका फोल्डर होगा ये आर्काइव भी होगा और कंप्रेस भी होगा। प्रूफ दिखाता हूँ, टार हाइफन हमने क्या कहा CZVF, क्या नाम हो जाए aa.tar.gz, और किसके लिए etc के लिए। देखिए जरा क्या ये होने वाला, क्या देखिए आपसे मैंने कहा था कि इसकी कंप्रेशन की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन साइज सबसे कम इसी में ही होगा। प्रूफ दिखा देता हूं, आया ना। मैंने कहा du स्पेस -sh और क्या नाम है aa.tar, ये देख लीजिए 5.0। साइज आपका 27 MB था, साइज अब आपका हो गया है 5 MB का, सही है ना। अगले में आता हूं, अगला क्या होता है bz2। तो इसके लिए क्या होगा, आप इधर आ जाइए टार, और -c तो है ही, लेकिन इसके लिए क्या है j, आप देख सकते हैं vf, और क्या नाम हो जाए आई कैन गिव एनी नेम, और आपको पता है कि इसका एक्सटेंशन होता है bz2, ठीक है। फोल्डर क्या था etc। चलिए इधर आ जाते हैं जी, और यहाँ पे मैंने क्या कमांड चलाई, -cjvf, और क्या नाम था bb.tar.bz2, और क्या फोल्डर होगा, मैंने कहा etc। देखिएगा जरा, इसकी कंप्रेशन की स्पीड एवरेज थी और साइज भी इसमें एवरेज कम होगा। देख लीजिए हो गया क्या, हाँ जी। इसका साइज कितना हुआ, मैंने कहा bb.tar, ये देखिए इसका साइज हो गया 4.2 MB, है ना। उसका 5 MB था, इसका 4.2 MB। अब आखिरी वाले में आ जाता हूँ xz, क्या कमांड होगी tar -c, और क्या होगा J, है ना vf, और क्या नाम होगा आई कैन गिव एनी नेम, मैंने कहा टार, और इसका एक्सटेंशन होता है xz, और फोल्डर का नाम क्या है etc, ठीक है। और इधर मैंने क्या कहा टार -c J vf, और क्या नाम होगा cc.tar और xz, ठीक है, और क्या नाम था etc।
मैंने आपको कहा था कि इसकी कंप्रेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा साइज इसी में ही कम होता है। अभी दिखा देता हूँ प्रूफ। देखिए स्पीड है ना इसकी स्लो। हाँ, मेन फोल्डर अभी भी आपका अलग है, ये उसको छोड़ के बन रहा है। तो कल को जब आपका बैकअप होगा वो आपका 500 GB का होगा, तो फिर उसके साइज को हमें कम भी तो करना पड़ेगा, तो इसी से होता है। देख लीजिए CC आ गया है। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, DU स्पेस -sh cc.tar.xz। ये देखो 3.2 MB। हाँ जी, 27 MB था, 3.2 MB तक आ गया। बात समझ में आई? ये मैंने आपको आर्काइव और कंप्रेशन एक साथ करना बता दिया। अब मैं आपको इसका उल्टा भी बता देता हूँ। मैंने कहा डीकम्प्रेशन भी हो जाए और आपका एक्सट्रैक्ट भी हो जाए एक ही साथ। तो कैसे होगा? अगर आपका ये gzip से है तो गाइस कमांड सिर्फ आपको x लगा देना है। x का मतलब मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर ये आपका ये वाला है तो आपका z लगाओगे। zvf किसको करना है? मैंने कहा aa.tar.gz। ऐसे ही अगर आपका tar हाइफन हमने कहा x और x के बाद में स्मॉल j vf कौन है? हमने कहा bb.tar.bz2। ठीक है। और ऐसे ही मैंने क्या कहा, tar हाइफन x और कैपिटल J vf और किसका नाम होगा? cc.tar.xz। ठीक है। प्रूफ दिखा देता हूं। आप बताइए मुझे, इधर कहीं पर भी etc क्या कोई फोल्डर है? अभी नहीं है। मैं किसी को भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मैंने कहा tar हाइफन x और ये z vf और क्या नाम था? aa.tar। ये देखो आया ना? मैंने गलती कर दी इधर थोड़ी सी, 0 आ गया सर। हाँ 0 नहीं, अपन को हाइफन लगाना था। देख लीजिए प्रूफ दिखा देता हूँ। फोल्डर आया, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये आपका डीकम्प्रेस भी हो रहा है और ये आपका एक्सट्रैक्ट भी हो रहा है। ये देखिए जरा, आपका एक फोल्डर आ गया etc। एक्चुअल इसका साइज कितना था? तो वही दिखा देता हूँ प्रूफ। आपको DU स्पेस -sh etc देख लो। बात समझ में आ गई? तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने आज आपको पढ़ाया ट्रबल शूटिंग और आर्काइव और कंप्रेशन करना मैंने आपको बता दिया। एक मिनट रुक जाइए जरा। आज मैंने आपको ट्रबल शूट पढ़ाया, ट्रबल शूट का पार्ट 2 नंबर पढ़ाया और आर्काइव एंड कंप्रेशन पढ़ाया। ठीक है। कल की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल की क्लास मैं चाहता हूँ कि 5 बजे हमारा सिस्टम अपने आप से बंद हो जाए। किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई काम अपने आप हो जाए, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो कल जो टॉपिक है, यस क्रॉन टैब वाला, कल जो टॉपिक है उसका नाम क्या होगा? जॉब शेड्यूलिंग। कल मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास आपकी इतनी ही होगी। ओके जी, ओके गाइस, थैंक यू सर। ओके जी। इसको मैंने किया सेव।